2024 में पुनः जो है अब तक की जो परिस्थिति सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि मोदी सरकार की वापसी है। अब कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं। आज के डेट हो सकता है कि हेमंत सोरेन जेल चले जाएं, ईडी का मसला है उनको लेकर के। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तो भाजपा को कड़ी टक्कर मिल जाएगी। आम वोटर है उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके समझ में बस एक चीज है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बस हम उससे खुश हैं। मुझे नहीं लगता कि जातीय जनगणना का असर पड़ेगा। 9 लाख वोट ज्यादा मिला है 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को। कांग्रेस की स्थिति ऐसी खत्म नहीं हम मान रहे हैं। लालू यादव बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन हम मानते हैं। आज के डेट में छतरप दलों में कोई ईमानदार राजनीतिक पॉलिटिशियन है तो उसको हम सिर्फ लालू को मानते हैं, वरना जितने सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। चौथा घर संघ का, आज के डेट में जो हर चौथा घर जो है वो संघ का। और हमको तो लगता है कि लालू यादव को संयोजक बनाए, वो मजबूत आदमी है, हड़क के बोलता है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, सियासत जो है पल पल बदल रही है, सिर्फ झारखंड के नहीं समूचे देश की। और शाख शाख पर कौन कहां बैठा है, कौन कहां फुर से उड़ जाएगा पता ही नहीं लग रहा है। और ये मामला कर्नाटक का भी है, ये मामला पंजाब का है, दिल्ली का है, बिहार का है और आज ही झारखंड का भी है। दोस्तों, समूचे राजनीतिक परिदृश्य पर हम आज बात करेंगे आपसे और विचार करेंगे कि दरअसल 2024 में होना क्या है। आपकी भी निगाह लगातार इस ओर बनी हुई है। तो हमारे साथ हैं एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स, इंडियन इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स के प्रेसिडेंट हैं, सूत्रधार हैं, दिल्ली में रहते हैं, टीएम जियाउल हक। इन दिनों लगातार उर्दू अखबारों में इनके आर्टिकल छप रहे हैं और आप इनको यूट्यूब चैनल्स पर भी विचार विमर्श करते हुए कई डिबेट्स में देखा होगा आपने। तो मैं बिल्कुल कोई औपचारिकता नहीं है, कोई भूमिका नहीं, हम सीधे आपको ले चलेंगे टीएम जियाउल हक के पास और जानेंगे दरअसल क्योंकि उनकी पकड़ जो है सियासत पर और जितनी भी गतिविधियां उसके नब्ज पर रहती है। तो दोस्तों चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि दरअसल हो गया क्या। तो जिया साहब, हम सीधे आपसे मुखातिब हैं और जानना चाहते हैं बिना किसी औपचारिकता के कि कोई स्वागत कोई इस्तकबाल नहीं, सीधे जानना चाहते हैं कि दरअसल 2024 में होगा क्या मुल्क में 2024 में पुनः जो है अब तक की जो परिस्थिति सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि मोदी सरकार की वापसी है। अब कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं आज के डेट में भी कि कांग्रेस ऐसे कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है। देखिए, कांग्रेस भी जो है, जो इंडिया अलायंस बना है उसमें सारी पार्टियां जो हैं अभी तक मुत्तफिक नहीं है। जिसको आप समझ रहे हैं कि मुत्तफिक है तो वो मुत्तफिक नहीं है। देखिए, आप जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि संयोजक हमको बनाया जाए। ये आज कल में यहाँ भी झारखंड जहाँ हम आए हुए हैं वहाँ भी स्थिति अभी तक सामने नहीं है इनके। हो सकता है कि हेमंत सोरेन जेल चले जाएं, ईडी का मसला है उनको लेकर के। उन्होंने जैसा पता चला कि सरफराज साहब को इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया है, तो उनकी जगह पर हो सकता है कि हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ें और उनको उस रास्ते से विधानसभा पहुंचाया जा सके। तो अभी जो इंडिया गठबंधन जो है वो खुद बहुत मजबूती के साथ, अब तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो चुनाव को लेकर के कोई बहुत ख़ास तैयार है, जैसे पहले और सब दल जो तैयारी करते थे, या भाजपा जिस प्रकार से अभी तैयार है। अभी उनका भाजपा के मनोबल को कैसे तोड़ा जाए इस पर भी अभी इन लोग के पास कोई रूपरेखा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि जिस पर ये लोग तैयार हो सके कि हम कैसे उनको तोड़ेंगे। अब देखिए, बिहार में जो देखता है कि बिहार थोड़ा सा भाजपा से लड़ने के लिए अभी पूरे देश में आप ये गौर कीजिएगा कि सिर्फ बिहार ही है जो, और उसके बाद बंगाल, जहां भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। वरना मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कड़ी टक्कर मिलती हुई दिख रही है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी अलायंस की जो सरकार है रोजगार देने का काम कर रही है। जो झारखंड से माफ़ कीजिएगा, बिहार से जो बाहर से लोग आए हैं उनको नौकरी मिली है बिहार में। तो इससे थोड़ा सा मनोबल जो है, जो फाइट जो होगी वो बिहार में होगी और दूसरी फाइट जो होगी वो बंगाल में होगी। बंगाल में सिर्फ इसलिए होगी
कि अभी भाजपा का अंदरूनी कलह में बहुत खतरनाक मामला चल रहा था कि ब्राह्मण जो हैं यानी अपर कास्ट से किसी को नुमाइंदगी नहीं मिल रही थी। तो अब देखिएगा कि भाजपा ने पूरी एड़ी चोटी लगा दिया था बंगाल चुनाव को जीतने के लिए, हर तरह का उन्होंने हरबा अपनाया, मगर सिर्फ इसलिए ममता जीत गई वहां पर कि ब्राह्मणों को और अपर कास्ट को लगा कि राजनीतिक हम हाशिए पर हैं। अब देखिए कि केंद्रीय मंत्री कितने हैं भाजपा माने ब्राह्मण या अपर कास्ट के, या मुख्यमंत्री जो बनाए इस बार जो उन्होंने जो मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया है अपर कास्ट में, उनकी एक मजबूरी थी कि इस बात की खबर हो चुकी थी कि अपर कास्ट इनसे नाराज हो रहा है, तो इनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए इन्होंने राजस्थान में एक अपर कास्ट से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जहाँ आपको झारखंड की जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं, तो आज भी जो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन को जैसा काम करना चाहिए था, यानी पब्लिक को जिस तरीके से अपने तरफ मोड़ के रखना चाहिए था, यहाँ तक कि आदिवासी वोटर भी जो है उनसे अंदर से मुझे पता नहीं क्यों, अब कई से मुझसे बात हुई तो वो नाराज दिख रहा है। तो हेमंत सोरेन को भी चाहिए कि भाजपा से लड़ना, अगर ये 4 स्टेट अगर मजबूत हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल, तो भाजपा को कड़ी टक्कर मिल जाएगी। मगर अभी सिर्फ बिहार और बंगाल दिखता है, उड़ीसा और झारखंड में, उड़ीसा भी थोड़ा थोड़ा मान लिया जाए कि थोड़ा ठीक है, मगर पिछले आप देख लीजिएगा कि गिराफ जो है दिन ब दिन भाजपा का उड़ीसा में बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि नवीन पटनायक को इस बार नुकसान का सामना करना पड़े। हाँ साथियों, जिया साहब से बातचीत हम आपको आगे सुनवाएंगे। इससे पहले एक आग्रह है, गुजारिश है। गुजारिश यही है दोस्तों कि जीटी रोड लाइव इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका सपोर्ट करें, इसका साथ दें। तो साथ कैसे दें या मदद कैसे करें दोस्तों, हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। अगर साथियों ये ना कर सकें तो हमारे यूट्यूब चैनल है जीटी रोड लाइव, उसे आप सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। इसी नाम से हमारा जीटी रोड लाइव के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसके वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे पेज को फॉलो भी करें। चलिए अब जिया साहब से हो रही बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जिया साहब, आप दिल्ली में रहते हैं और आप दिल्ली की गतिविधियों से वाकिफ़ हैं, तो दरअसल मुद्दा क्या है? आप कौन सा मुद्दा देख रहे हैं कि जिसको लेकर भाजपा चुनावी मैदान में जाने वाली है, या इंडिया गठबंधन के पास, इंडिया अलायंस के पास कौन सा मुद्दा होने वाला है? अडानी का मुद्दा था, आप जान रहे हैं, रोजगार का बड़ा मुद्दा वो आप जान रहे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा वो आप जान रहे हैं। तो इनमें कौन प्रमुख मुद्दा हो सकता है? खिलाड़ियों का मुद्दा है। आपने देखा किस तरह खिलाड़ियों का अपमान किया गया, और उनमें से वो खिलाड़ियां हैं जो कि जाट समुदाय से आती हैं। क्या ये सब मुद्दा इंडिया अलायंस बना सकता है? मुद्दा तो यह बना रहा, मगर जो राष्ट्रीय चैनल जो है वो उस मुद्दे को ख़त्म कर रहे हैं। जो मुद्दा, जैसे अभी जो खिलाड़ियों ने इस्तीफा दिया, वो मुद्दा ही नहीं बन सका। अच्छा, वोटर पर जो आम वोटर है उसको समझ में नहीं आ रहा, उसकी समझ में बस एक चीज़ है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बस हम उससे खुश हैं और हम यही चाहते हैं। उनके सामने समस्या नहीं आ पा रही है। अब बेसिकली इसकी बुनियादी वजह जो है, जो क्षेत्रीय दल है, इंडिया गठबंधन है। आप खुद उनका ट्विटर अकाउंट को देख लीजिए, जितने राज्यों के मुख्यमंत्री की मैंने बात किया है, तो उनके फॉलोवर कितने हैं और उन पर लाइक और शेयर कितने हो रहे हैं। हेमंत सोरेन का तो ट्विटर अकाउंट पे, जो अब एक्स हो गया है, उस पर 500 भी लाले पड़ जाते हैं ट्विटर पे। तो आप सोचिए कि पब्लिक में इनकी कितनी पकड़ है, रीच नहीं है इनकी आज तक। तो जबकि सबको जान रहा है कि सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, आपकी बात को लोग समझता है कि भाई अब नेशनल चैनल जो है वो प्रोपेगेंडा का चैनल है, आपकी बात को समझ रहा है, मगर फिर भी जो है ये लोग आज तक अपनी चीज़ों को जो काम किया उसको आवाम तक तो आपकी बात को तो नेशनल मीडिया पहुंचाएगा नहीं, आपकी बात को जो क्षेत्रीय मीडिया है, जो क्षेत्रीय चैनल है, या तो यूट्यूब वाले हैं या जो छोटे अखबार है वही पहुंचाएंगे, मगर उन तक भी इनकी मतलब की पकड़ नहीं है या उस पर उनका ध्यान नहीं है। पता नहीं क्या मामला है, क्या समझते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, जनता देख रही है। जनता इन सब चीज़ों को नहीं देखती। जनता जो है इस मामले में केजरीवाल का बहुत मैं कायल हूँ कि छोटी चीज़ को भी बड़ा प्रोपेगेंडा करके वो दिखला देता है कि पब्लिक को लगता है कि ये एक मामला है। अब देखिए एक बात और आपको हम बता देते हैं, बिजली की दर झारखंड ने नहीं गिराया अभी तक है।
बिजली की दर बिहार में नहीं है, इसका असर चुनाव पर पड़ने वाला है। नौकरी रोजगार तो दे दिया है आपने, 1.25 लाख 5 लाख 10 लाख भी दे दीजिएगा मान लिया जाए, मगर जो बुनियादी चीजें हैं आप उस पर कोई गौर नहीं करें। केजरीवाल ने एक चीज को पकड़ा कि बिजली की दर को हमको घटाना है, और उसने घटाया। और जनरल मास जो जिनको रोजगार नहीं भी मिला तो उनके यहाँ 0 बिजली का बिल आता है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई मेरा जो है मामला ठीक है। विधानसभा में उनके लिए देख लीजिए कि पूर्ण बहुमत के साथ ही नहीं, एकदम 63 सीट लेकर के वो आ गए। ये लोग को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में भी देख लीजिए बिजली का बिल उसी तरीके से, झारखंड देख लीजिए, बंगाल भी देख लीजिए, उड़ीसा भी देख लीजिए। और जब चुनाव आएगा तो उस वक्त ऐलान करेंगे कि 200 यूनिट फ्री देंगे, 400 यूनिट फ्री देंगे, जो अभी कर देना चाहिए था उनको उसके बाद। और दूसरी चीज़ है कि आपकी चीज़ पब्लिक तक पहुंच नहीं रही है। जब पब्लिक तक पहुंचेगी नहीं, आप हेमंत सोरेन का फेसबुक पेज खोल के देख लीजिए, या ममता भी थोड़ी अब टाइट हुई है इस बार, आप देख रहे हैं। तो ये तो एकदम इनका सोशल मीडिया एकदम नहीं है ये, या तो नहीं, आप सिर्फ बार बार हेमंत की बात कर रहे हैं। आप अखिलेश यादव को देखिए, आप साउथ के जो चीफ मिनिस्टर उनको देखिए, और साउथ में बढ़ता हुआ कदम जो है कांग्रेस का, उसको आप देखिए। 150 सीट जो है साउथ से आती है, तो उसका भी तो असर जो है चुनाव में पड़ेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो भाजपा का जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है, क्या इसे विपक्ष के जो मुद्दे हैं अगर वो लेकर चले जाती है जनगणना, तो अगर धरातल पर लेकर जाएं तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा जनता के बीच? देखिए, जातीय जनगणना का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा तो पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि जातीय जनगणना का असर पड़ेगा। और जहाँ तक आप साउथ की बात कर रहे हैं, जो 250 सीट के करीब में वहाँ पर आ रही है, तो 250 सीट में आपको क्या लग रहा है कि वहाँ भाजपा, कर्नाटका की जहाँ से कांग्रेस जीती है वहाँ एंटी इनकम्पेंसिव शुरू हो चुका है। कांग्रेस में आपसी इतनी लड़ाई है कि वो लोग भाजपा को जिता देंगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अंदाजा था लोगों को कि मध्य प्रदेश हार जाएंगे इतनी बुरी तरीके से। छत्तीसगढ़ का किसी ने भी नहीं सोचा था कि बघेल के साथ ऐसा होने वाला है, मगर बघेल के साथ ये हुआ। कांग्रेस के अंदरूनी कलह से ये जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, मगर अब हमको बड़ा अच्छा लगा कि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। चलो, ना तुम रहो ना तुम रहो, अगर इस तरह का युवाओं को अगर नेतृत्व देती है तो हो सकता है कुछ बदलाव आए। मगर अभी हमको दिख नहीं रहा कहीं पर से कि आपकी बात से कि हम कांग्रेस जो है वो इतनी है, होगा थोड़ा बहुत सीट बढ़ सकती है इसकी, तो 100 तक पहुंच जाए, 100 क्रॉस कर जाए। आज की स्थिति नहीं, अगर चुनावी सीट शेयरिंग की जो बात चल रही है वो ठीक ठाक सीट शेयरिंग हो जाए, जैसे कि जहां जो प्रमुख दल है, जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बिहार में लालू की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है ना, और यूपी में अखिलेश यादव हैं, ऐसे जहाँ जहाँ जो प्रमुख छत्रप जिसे कहा जाता है, अगर उन दलों को अगर कांग्रेस ठीक ठाक सीट दे दे, खुद जिद ना करे सीट के लिए, और जैसी बात चल रही है कि बीजेपी के अगेंस्ट यानी कि इंडिया के अगेंस्ट सिर्फ एक ही उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार हो, तो क्या तस्वीर नहीं बदल सकती है? देखिए, छतरप जो है ना, वो छतरप बहुत मजबूत है। जिस छतरप की आप बात कर रहे हैं, हम इस बात से एकदम सहमत है कि दे दे, मगर कांग्रेस में जो बूढ़े जो लोग हैं वो छतरपों के साथ अलायंस राहुल गांधी करने ही नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में यही हुआ, ये लोग गए मध्य प्रदेश में अलायंस कर, मैंने चुनाव लड़ने के लिए, क्या नाम है उनका, कमलनाथ, हाँ, कमलनाथ ने किस तरीके से क्या बोल दिया अखिलेश यादव को। आपका एलआई पार्टनर था, कम से कम सम्मानजनक बात बोलते हैं आप कुछ बोल दे रहे हैं। और ये अब आपको क्या लगता है कि मुसलमान नहीं है ना, वो यादव वोटर है। यादव वोटर जो वो सोचता है कि अच्छा यही सोच रहे हैं ये कि हमारे नेता के साथ ये हो रहा है। इनको कांग्रेस के लीडरों को जयराम रमेश का देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह का स्टेटमेंट आ गया। तो जब तक आप जोड़ने का, राहुल गांधी अकेला क्या करेगा, आपको हम बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास ये जो प्रदेश आपको जो गिनाया से, जो हिंदी पट्टी कहते हैं, जिसको क्षत्रिय दल का जहाँ पर मजबूत स्थिति है, वहाँ पर इनका संगठन इतना कमज़ोर है कि जिला अध्यक्ष को पब्लिक नहीं जानती कि जिला अध्यक्ष कौन है सर। और कांग्रेस कहती है कि हम उस पर लड़ेंगे चुनाव। उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सीनियर, वो कहते हैं आज तक संगठन नहीं बना पाए हैं 10 सालों में। मोदी जी को आए हुए 10 साल हो गया। आप देख लीजिए, यूपीए 1 के टाइम में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 या 18 सीट लेकर के आई थी। अब वो उन जगहों पर भी जिला अध्यक्ष का लोगों को पता नहीं। हमने कहा कानपुर का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कौन है, तो लोग कहा कि ना पता। अब ये स्थिति है। अब उस पर कहा कि हम जो है ये, अरे कब तक ये पब्लिक जो है ऐसे को ढोएगी इन सब चीजों से, जब तक संगठन। ठीक कहा कि कांग्रेस कमजोर है, संगठन नहीं है कांग्रेस का, लेकिन जहाँ क्षेत्रीय दल प्रमुख हैं, मजबूत हैं,
उनके साथ अगर चुनाव लड़ती है और एनडीए के एक उम्मीदवार के बनिस्बत संयुक्त उम्मीदवार खड़ा होता है तो क्या तस्वीर नहीं बदलेगी? संयुक्त उम्मीदवार तो खड़ा होगा, तस्वीर तो बदलने की हम बात कहें कि संयुक्त उम्मीदवार खड़ा हो, मगर कांग्रेस को सीटें नहीं देने देगा। कहे कि नहीं हम लोग जो है 10 सीट पर लड़ेंगे। फिर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को सीट तो वहां कम चाहिए, जो प्रमुख दल हैं उनके तो उम्मीदवार होंगे ना। प्रमुख दल तो देगा सीट, जो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 सीट में कांग्रेस कहती है कि ठीक है आप यूपीए 1 के टाइम में आप 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे तो आप 17 पर लड़ लीजिए, समाजवादी उनको कहती है। मगर ये लोग इतने बड़े बदमाश हैं कि उसको मानेंगे नहीं। वो हाई कमान के पास कहेंगे नहीं हम 40 पर लड़ेंगे, 30 पर लड़ेंगे, 15 पर फ्रेंडली फाइट होगा, इस तरह की बात ये बोलेंगे। तो जब फ्रेंडली फाइट होगा तो पब्लिक भी जो है, जो वोटर किसी का जो कोर वोटर होता है, उस कोर वोटर को आपको समझना होगा कि वो किधर टर्न कर रहा है। नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं वो सही है, ऐसा होता है और ऐसा पहले भी हुआ। आप वीपी सिंह का दौर याद कीजिए या आप जनता पार्टी का दौर याद कीजिए, उस समय भी संयुक्त उम्मीदवार उतारने में दिक्कतें हो रही थी। दरअसल वो बार्गेनिंग का दौर होता है, हर पार्टी चाहती है कि हमारे उम्मीदवार ज़्यादा हों, ये बार्गेनिंग होती है, लेकिन अंत में दरअसल निर्णय कर लिया जाता है। मेरा बार बार वही सवाल है कि अगर निर्णय हो जाए या संयुक्त उम्मीदवार उतरे तो क्या तस्वीर नहीं बदलेगी? सर आपका कहना एकदम दुरुस्त है। वीपी सिंह के समय में जात पर मंडल कमीशन था, जात की बात थी, उस वहां पर अलायंस हुआ, फ्रेंडली फाइट जहां भी हुआ तो वहां पर जात जो था ना, चुनाव जो हो रहा था जात आधारित चुनाव हो रहा था। अब जो चुनाव हो रहा है वहां पर धर्म भारी पड़ चुका है। धर्म जाति को काटने के लिए 92 में बाबरी मस्जिद का मामला हुआ कि जाति से ऊपर धर्म हो। आप उस बात को भी गौर कीजिए। आज के डेट में जो स्थिति है, आप जो अलायंस पार्टनर अगर बिहार में ही चुनाव होगा, मान लिया जाए कि आरजेडी का है कि आप 6 सीट जो आपके बड़े लीडर हैं, अग्रवाल साहब सिटिंग एमएलए हैं, मीरा कुमार हैं, निखिल कुमार हैं, इन लोग को हम एडजस्ट कर रहे हैं। मगर ये जो प्रदेश अध्यक्ष वाले साहब जो है ना, वो लोग करने नहीं देंगे कांग्रेस के साथ। अगर ऐसा हो जाए तो स्थिति एकदम उल्टी होगी। मोदी जी जैसा आपको लग रहा है कि बहुत मजबूत है या राम मंदिर बनने के बाद मजबूत है, वैसी स्थिति नहीं है सर। 9 लाख वोट ज्यादा मिला है 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को। कांग्रेस की स्थिति ऐसी खत्म नहीं हम मान रहे हैं। हम ये जानते हैं कि 9 लाख वोट कोई कम नहीं होता है किसी विधानसभा चुनाव में। पिछले से ज्यादा मिलना, हारना और जीतना अलग सी बात है, मगर जो संगठन का ढांचा होता है, जो वोटिंग का जो स्टाइल होता है, लोकसभा का पोल है, आपको कैसे करवाना है, कैसे सीट का बंटवारा हो, वो मेन मामला है। अगर छत्रप दल सीट जो दे रहे हैं और कांग्रेस उस पर मान लेती है, मन मनोबल करके 1-2 सीट आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कांग्रेस के भाजपा के लिए कोई आसान नहीं है इस बार। देखिए, आपने पहले मीडिया की बात की थी। मीडिया ठीक है प्रोपेगेंडा करता है और इंडिया अलायंस के पक्ष में नहीं करता है, इंडिया अलायंस के पक्ष में करता है। आपने भी देखा होगा नीतीश कुमार के लगातार मीडिया खबर चला रही है कि वो एनडीए में जा रहे हैं, जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और झारखंड में भी हेमंत के खिलाफ लगातार खबरें चली कि डरे हुए हैं, उधर चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको खबर होगी कि कल इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है और खबर यह भी है कि संयोजक जो उसके नीतीश कुमार बनने वाले हैं। हालांकि खड़गे साहब का भी मामला उठा था, लेकिन अभी संयोजक बनाने को लेकर तेजस्वी भी सहमत हो गए हैं, अखिलेश यादव भी सहमत हो गए, केजरीवाल भी सहमत हैं और ममता बनर्जी भी सहमत हैं। और आपने सीट शेयरिंग की बात की तो बिहार में जो है, बिहार में सीट शेयरिंग का ये मामला अभी तक जो चल रहा है कि 17 पे आरजेडी, 17 पे जदयू और उसके बाद कुछ सीट जो 6 बचेंगी उसमें 4 या 5 पे कांग्रेस और बाकी जो लेफ्ट पार्टियां। तो अगर इस पर सहमति बन जाए तो बिहार से तो सुपड़ा साफ होगा इनका एनडीए का। बिहार तो बहुत ईमानदार है इस मामले में। बिहार में अगर मान लीजिए कि उसमें 10 सीट में मैंने 15-15 पर भी लड़ लेते हैं। लालू यादव बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन हम मानते हैं। आज के डेट में छतरप दलों में कोई ईमानदार राजनीतिक पॉलिटिशियन है तो उसको हम सिर्फ लालू को मानते हैं, वरना जितने सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं। नीतीश कुमार एक गंभीर आदमी है, समझदार आदमी है। अगर ये संयोजक बनते हैं तो इसका असर तो पड़ेगा ही। और एक जो 1.5% जो कुर्मी और कोयरी वोटर है ऑल इंडिया में, उस पर उसका तो असर जाएगा। 1.5% वोट बहुत होता है। और नीतीश कुमार की छवि जो है ना, साफ छवि है। अभी जो नौकरी उकरी जो दिया है इन्होंने, तो इनका असर देश भर में लोगों को मिला है। नौजवानों को इस बात की खबर हो रही है कि नीतीश कुमार रोजगार सृजन कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को।
और लोग अच्छा बिहार आ भी रहे हैं लोग, तो उनको भी खबर हो रही है कि 4 भाई है तो एक भाई का बिहार आया में हुआ है, तो 3 भाई को तो इस बात का अंदाजा तो हो ही रहा ना भाई कि बिहार में नौकरी में तो हो सकता है केंद्र में भी नौकरी मिले। तो नीतीश कुमार का एक यह, मगर अगर छत्रप दलों के साथ इनका अच्छा टाई अप हो जाता है, गठबंधन एनडीए मजबूती के साथ लड़ता है, तो भाजपा के लिए उतना आसान नहीं है जितना लोग भी आसान समझ रहे हैं। थोड़ा सा इनको अपना सोशल मीडिया ये सब प्लेटफार्म को मजबूत करना होगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं, वरना मुझे देखिए, आपने अभी कहा कि भाजपा के लिए आसान नहीं है। दरअसल इंडिया अलायंस की ये रणनीति चल रही है कि कम से कम 100 से 150 सीट उनकी कम कर दी जाए। 100 से 150 सीट अगर कहाँ से कम होगी? बिहार से कम हो सकती है सीट महाराष्ट्र से कम हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में अलायंस लड़ा था शिवसेना के साथ, वो अलग हो चुकी है। जदयू बिहार में अलग हो चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है, अभी आप देख रहे हैं चुनाव जीता कांग्रेस। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में भले इस विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं जीत सकी है, लेकिन उसको वोट का परसेंटेज जो अच्छा है, स्ट्राइक रेट भले कम रहा कांग्रेस का, सरकार नहीं बना सकी। तो इन सब जगह को मिलाकर या नॉर्थ ईस्ट की कुछ सीटें हैं, तो क्या भाजपा की सीटें कम नहीं होंगी? 100 सीट कम हो जाएगी, ये तो हम मान रहे हैं, मगर मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मानिए या ना मानिए, आप कितना हो खुश रहिए इस मामले को लेकर के। अगर देखिए, अब महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र के बाद बताना भूल गए, हर चौथा घर संघ का आज के डेट में जो है, हर चौथा घर जो है वो संघ का, यानी चौथा वोटर जो है संघ का वोटर है। आप जाके, जिस मध्य प्रदेश में तीसरा घर था, वहाँ चौथा घर आरएसएस के लोग हैं। सिर्फ ये जो इलाका है, जो क्या कहते हैं बुंदेलखंड, चंबल, उसको छोड़ दिया जाए तो अलायंस सही हो गया। वहाँ पर क्या नाम है उनका, शरद पवार और अजीत पवार, आप सब सुन तो रहे हैं कि अजीत पवार भी टूटने वाले हैं। अगर टूट टाट गए या शिंदे हट गए वहाँ से, तो चुनाव में 100 सीट घटेगी। देखिए, वहाँ दिक्कत हो रही है कि अजीत पवार की पार्टी को भी सीट चाहिए, और सीट चाहिए, वो जो शिंदे हैं उनको भी सीट चाहिए। और लोग दरअसल क्या है, एनडीए के अलायंस की बात नहीं करता। बिहार में कुशवाहा को भी सीट चाहिए, चिराग पासवान को भी सीट चाहिए, पशुपति पारस को भी सीट चाहिए, और उनकी भी खबर चल रही है, जो वीआईपी पार्टी वाले हैं सैनी साहब, उनको भी सीट चाहिए, फिर मांझी साहब को भी सीट चाहिए। तो वहाँ भी तो गड़बड़ चल रहा भैया, वहाँ भी सीट का शेयरिंग की बात चल रही है और अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन मीडिया उसको उठाता नहीं है। तो वहाँ भी तो सही ढंग से समझौता नहीं हो पाएगा। बिल्कुल इन सब जगहों पर समझौता, भाजपा देखिए, भाजपा जानते हैं नकेल कसती है। अभी शिबू सोरेन का जो मामला आप देख रहे हैं, तो नकेल कस करके ले लेती है, चाहे वो कुशवाहा हो या मांझी हो या सैनी हो, इन लोग पर ऐसा नकेल कसती है। अच्छा, सैनी वैनी का कोई जनाधार है नहीं, सैनी वैनी तो भाजपा के या आरजेडी के सहारे ये लोग काम कर रहे हैं। सैनी का थोड़ा बहुत वोट है, और वो भाजपा जानती है कि ये वोट हमेशा मेरा ही रहा, इनका कभी है नहीं। तो सैनिक मेन कुशवाहा और ये क्या कहते हैं मांझी, तो मांझी इन लोग का पर नकेल ऐसा भाजपा कसेगी कि जो सीट दे देंगे मान लेंगे। मगर फिर भी जो है, हम आज बोल रहे हैं कि बिहार नहीं है हिंदुस्तान, बिहार को मत नापिए। बिहार में 10 सीट मैक्सिमम एनडीए अलायंस को मिलने जा रहा है सर, न तो 30 सीट पर आरजेडी यानी इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी। कुछ सीट एकदम नज़र के सामने है, जो शहरी इलाका जैसे पटना वगैरह, वो भाजपा जीत सकती है। आप ये देख लीजिए, औरंगाबाद बहुत मुश्किल है उनके लिए जीतना इस बार। अब ये क्या नाम है, आरा देख लीजिए, बहुत मुश्किल है जीतना। जहानाबाद बहुत मुश्किल है, जो मैं पिछली बार भी जहानाबाद नहीं जीते थे, तो इस बार बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आसान चाह रहा है इनके लिए। चलिए, एक आखिरी सवाल जिया साहब, वो ये है कि संयोजक इंडिया अलायंस के कौन बनेंगे, नीतीश कुमार या मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, ज़्यादा उम्मीद है कि नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, और हमको तो लगता है कि लालू यादव को संयोजक बनाए। वो मजबूत आदमी है, हड़क के बोलता है। ज़रा सी गलती हुई है पहले, वो गलती ना करके लालू यादव को बनाए। नीतीश कुमार भी सुलझा हुआ आदमी है, और उनका इम्पैक्ट जो है जनमानस पर अच्छा है। लालू के बनिस्बत नॉर्मल लोगों में बहुत अच्छा उनका इमेज है, लोग उनको सम्मान से देखते हैं। युवा भी जो है, हम दिल्ली वगैरह में जो पूछते हैं लड़कों से जैसे, तो नीतीश कुमार की वो लोग तारीफ करते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा लीडर है, वो समझता है कि क्या चाहिए क्या ना चाहिए इन लोगों के बनिस्बत वो उनका। मगर ब्रांडिंग नीतीश कुमार की भी ज़रूरी है। अगर नीतीश कुमार अगर आगे उनका भविष्य देखना चाहते तो अपनी ब्रांडिंग अभी से उनको शुरू करवानी होगी, जिस तरीके से और लोग करवाते हैं। मगर आवाम के बीच में आप गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार और लीडर इंडिया अलायंस के और सब लीडरों से उनकी छवि जो है बहुत मजबूत छवि है, बहुत अच्छी छवि है, और लोग साफ सुथरी छवि उनको मानते हैं कि वो लीडर ठीक है।
आपको सुनवा रहे थे जिया साहब से बातचीत। और वो एक बहुत पुराना मुहावरा है कि बहुत कठिन है डगर चुनाव की। ये बातचीत का सार रहा साथियों। और अब आप इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।